हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 4 ऑफ स्टेप 5 स्टेप मॉडल का स्टेप 4 है। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजैक्शन के बारे में देखा था कि ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल के लिए CEVC टेस्ट हमें देखना पड़ता था, ठीक है। तो हम आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। तो क्या कहते हैं, इफ एंटिटी हैज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देन एलोकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर एक ही पीओ है तो एलोकेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर कैसी एलोकेशन? ट्रांजैक्शन प्राइस आपको याद है एलोकेशन की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें गुड ए सर्विस बी गुड सी था, जहाँ पर ट्रांजैक्शन प्राइस 2,60,000 रुपये दे रखा था, जिसको हमने तीनों में स्टैंड लोन प्राइसेस के बेसिस पे उस 2,60,000 को हमने गुड ए सर्विस बी और गुड सी में बांटा था, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये स्टार्टिंग में मैं एग्जांपल लिया था कि गुड ए सर्विस बी और गुड सी था, जिसमें ट्रांजैक्शन प्राइस था 2,60,000 रुपये। ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि 2,60,000 था उसको स्टैंड अलोन प्राइसेस के रेशियो पर बेसिस पर हमने बांटा था। देखो यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस इतना रहता था और ये स्टैंड अलोन प्राइस का जो रेशियो था उस हिसाब से हमने इसको एलोकेट करा था। तो उसी की बात कर रही है। एलोकेट कैसे करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को? जनरली तो हम कैसे करते हैं, स्टैंड अलोन प्राइसेस के रेशियो पे। बट अगर एक ही भी हो तो कह रहा है आपको एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे कहता है इफ entity has multiple performance obligation then allocation for transaction price is required in ratio of relative standalone prices of goods and services। यहाँ तो इसने कोई नई बात ही नहीं कही। स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि अगर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे वहाँ पर उस एग्जांपल में 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थे तो हमने तीनों में बांट दिया था ट्रांजैक्शन प्राइस को, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है किस बेसिस पे बांटोगे, स्टैंड अलोन प्राइसेस के रेशियो पे बांटोगे। बट इसको देखना कब है, जो स्टैंड अलोन प्राइसेस को हम देखेंगे एट द डेट ऑफ इंसेप्शन देखेंगे। यहाँ पर भी देखो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, 1/4/2019 डेट थी जहाँ पे हमने स्टैंड अलोन प्राइसेस को देख लिया था, ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया था। हालांकि इस क्वेश्चन में तो दे रखा था, ठीक है। तो इस वापिस आ जाते हैं यहाँ पर। क्या कह रहा है, डेट ऑफ इंसेप्शन का मतलब हमें समझ आ गया। आगे देखते क्या है, कह रहा है हाउ टू आइडेंटिफाई स्टैंड अलोन प्राइस। वहाँ तो दे रखा था, अगर ना दे रखा हो तो आइडेंटिफाई कैसे करें। वैसे जनरली देखें तो स्टैंड अलोन प्राइस जो है ना वो मार्केट प्राइस को बोलते हैं कि मार्केट प्राइस मतलब एक तरह से आप अगर इस ऐसे गुड ए सर्विस बी और गुड सी तीनों चीज़ों को एक साथ ले रहे हो तो 2,60,000 रुपये है। लेकिन अगर आप सेपरेटली लेते तो कितने का पड़ता आपको, ए प्रोडक्ट कितने का पड़ता, सर्विस भी कितने की पड़ती, गुड सी कितने का पड़ता। सेपरेटली लेते तो मतलब अलग एज इनकी गुड ए ही लेने जा रहे हो आप तो कितने का पड़ेगा। तो वो मार्केट प्राइस, उसका जो स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस बोलते हैं उसको, मार्केट में कितने का बिक रहा है वो। तो क्या कहता है, SAP आर ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम SAP कहते हैं, स्टैंड अलोन प्राइस कहते हैं। इफ सच ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल then apply market assessment approach that is consider what a customer is willing to pay for it। एक तो बात ही हो गई ये, लेकिन कब देखना है हमें। देखो क्या कह रहा है, SAP तो देखो मार्केट प्राइस होते हैं, लेकिन कह रहा है इफ सच ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल। अगर अवेलेबल ना हो, मार्केट प्राइस अवेलेबल क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो क्या करेंगे। कह रहा है देन अप्लाई मार्केट असेसमेंट अप्रोच MAA दैट इज कंसीडर व्हाट अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर इट। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, हाईली सब्जेक्टिव है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज कह रहा है इफ मार्केट असेसमेंट अप्रोच इज नॉट फिजिबल। पहले तो कह रहा है देखो मार्केट प्राइस ना दे रखा हो तो आप MAA अप्रोच यूज करोगे, अप्लाई करोगे। अगर MAA अप्रोच नॉट फिजिबल है, फिजिबल नहीं है, MAA अप्रोच फिजिबल नहीं है तो क्या करोगे आप, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच लोगे। तो ठीक है, इसने कई 3 मेथड बता दिए। पहला मेथड तो कह रहा है कि भाई मार्केट प्राइस ही लेना जी। अगर मार्केट प्राइस नहीं दे रखा हो तो आप कह रहा है कि मार्केट असेसमेंट अप्रोच MAA अप्रोच लगाना। अगर मार्केट असेसमेंट अप्रोच फिजिबल नहीं है तो आप क्या लोगे, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है प्लस थोड़ा जैसे मार्जिन प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, वैसे वाला अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। क्या कहता है नोट में, कह रहा है इन डेस 115 स्पेसिफाइज अनदर मेथड कॉल्ड रेजिडुअल अप्रोच। कह रहा है एक और मेथड है, कौन सा मेथड है, रेजिडुअल अप्रोच है। क्या कहता है उसमें, विच कैन बी अप्लाइड ओनली इफ SAP स्टैंड ऑन प्राइजेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फॉर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। Balance performance obligation have observable standalone price and such residual value falls within the range of selling price of such goods।
पहले मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल के जरिए समझेंगे। कह रहा है रेजिडुअल अप्रोच में क्या होता है, विच कैन बी अप्लाइड ओनली इफ एसएबी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फॉर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मान लो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जैसे वहाँ गुड ए, सर्विस बी और गुड सी था, तो गुड ए का स्टैंड अलोन प्राइस पता है हमें, सर्विस बी का भी स्टैंड अलोन प्राइस पता है हमें, गुड सी का स्टैंड अलोन प्राइस नहीं पता। तो यही ये क्या कह रहा है कि एसएबी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फॉर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। 3-4 आपके पीओ हैं जिसमें से एक का आपको स्टैंड अलोन प्राइस नहीं पता, तब आप रेजिडुअल अप्रोच लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ आ रहा है? कब लगा सकते हैं कि 3 है मान लो आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो 2 का पता है, 1 का नहीं पता, 2 का पता है, 1 का नहीं पता। ठीक है, यहाँ तक तो एंड से पहले वाला तो समझ आ गया, और बैलेंस का आपको पता है, यही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आ गया कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप रेजिडुअल अप्रोच लगा सकते हो। अब एक कंडीशन हो रहा है, कह रहा है सच रेजिडुअल वैल्यू फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सच गुड। अब यहाँ पर ये जो रेंज की बात कर रहा है कि फॉल विद इन द रेंज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सच गुड्स, ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इफ रेजिडुअल अप्रोच कैन नॉट बी अप्लाइड, एंटिटी लेफ्ट टू अप्लाई मार्केट असेसमेंट और कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। देखो स्टार्टिंग में तो बोला ही था इसने कि भाई अगर मार्केट प्राइस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसका MAA अप्रोच लगाओगे, और MAA अप्रोच फिजिबल नहीं है तो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच लगाओगे। लेकिन अगर केस ऐसा कुछ है कि आपको ज़्यादातर सबका ही आपको ऐसे भी पता है, बट एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का ऐसे भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे, रेजिडुअल अप्रोच लगाओगे। ठीक है, रेजिडुअल अप्रोच कैसे लगाते हैं वो अभी हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका। और दूसरी चीज़ क्या कहता है कि रेजिडुअल अप्रोच अप्लाई नहीं करी जा सकती। ठीक है, मान लेते हैं कि वो रेजिडुअल अप्रोच जो है, ये जो ऊपर बताया गया वाली अप्रोच आप नहीं लगा पा रहे, उस एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का प्राइस जानने के लिए आप ये वाली अप्रोच अगर नहीं लगा पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप मार्केट असेसमेंट लगाओगे या फिर कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच लगाओगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम क्या कहते हैं, देखें एक छोटा सा नोट हो रहा है। कह रहा है इफ ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन PO prices can be identified, then SAP should be based on group prices. These prices will later be allocated in the ratio of SAP of individual goods. कभी कभी ना कैसे कहता है कि गुड ए है, गुड बी है, गुड सी है। ठीक है, गुड ए का प्राइस है 50,000 रुपये, गुड बी का प्राइस है 35,000 रुपये, गुड सी का प्राइस है 25,000 रुपये। लेकिन अगर गुड बी और सी का आप कॉम्बो लेते हो तो आपको ये 50,000 का ही पड़ेगा। तो ये ऐसा कह रहा है ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्राइसेस कैन बी आइडेंटिफाइड, देन एसएपी शुड बी बेस्ड ऑन ग्रुप प्राइसेस। कह रहा है कि जब आप स्टैंड लोन प्राइजेस को आप जैसे एलोकेट करोगे ना, तो इसका और अलग अलग नहीं लेना, इसको आपको ग्रुप मानना है। इसको एक ग्रुप ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करते हैं ना, जैसे हम ऐसे नहीं करना 50,000 बाय डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल, फिर 35,000 डिवाइड बाय तीनों का टोटल, ऐसे नहीं। कैसे करना है, 50,000 बाय 1 लाख, 50,000 बाय 1 लाख। अब इस ग्रुप में जो एलोकेशन हुई है, इस ग्रुप में जो एलोकेशन हुई है ट्रांजैक्शन प्राइस की, फिर बाद में चल के इनको सेपरेटली हम बांट देंगे। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो भी क्वेश्चन के जरिए हम इसको समझ भी लेंगे कि कैसे करना है इसको। बाकी यहाँ पर एक सर ने एग्जांपल भी दे रखा है, क्या कहते हैं कि 3 आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, PO1, PO2 और PO3। प्रोडक्ट है ABC, तो इसका स्टैंड ऑन प्राइस भी है। मार्केट अगर नहीं दे रखा हो तो आपका मार्केट असेसमेंट अप्रोच रहता है, अगर ये फिजिबल ना हो तो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच रहता है। अच्छा, मार्केट असेसमेंट अप्रोच में क्या कहता है कि कस्टमर क्या दे सकता है, इसका मार्केट असेसमेंट, जैसे यहाँ पर मार्केट प्राइस ना दे रखा हो तो आपको ये देखना कि कस्टमर क्या दे सकता है, जिसको आप सेकेंड मेथड है आपका मार्केट असेसमेंट अप्रोच। ठीक है, तो कोई भी एक लगाना है आपको, सबसे पहले प्रेफरेंस इसकी रहती है, फिर इसकी। ठीक है, उसके बाद बता रहा है सर ने रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच में क्या रहता है, वो हम अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन के जरिए समझेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से समझ नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी, वो ग्रुप वाला मेथड था, उसका भी हम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, और इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी है अब तो क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले रीड कर लेते हैं, फिर समझ लेंगे, छोटा सा ही क्वेश्चन है। एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट X, Y एंड Z इंडिविजुअली, देयर बाय एस्टेब्लिशिंग द फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइजेस। प्रोडक्ट है और स्टैंड अलोन प्राइजेस दे रखा है। प्रोडक्ट X, Y और Z 50,000, 25,000 और 45,000, टोटल है आपको 1,20,000। इन एडिशन द एंटिटी रेगुलरली सेल प्रोडक्ट X एंड Z टुगेदर फॉर 50,000। ही सेइंग कि यहाँ पर जो Y और Z प्रोडक्ट है उसको कंपनी जनरली जो है ना एक साथ बेचती है। कितने में बेचती है, 50,000 रुपये में एक साथ बेचती है जनरली। ठीक है, अब आगे आता है केस ए, ये तो ऊपर का एक बेसिक चीज़ दे दी इसने। केस ए कहता है एलोकेटिंग अ डिस्काउंट टू 1 और मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट X, Y एंड Z इन एक्सचेंज फॉर ₹1 lakh. The entity will satisfy the performance obligations for each of the product at different point of time.
और प्रोडक्ट y and z at same point of time. Determine the allocation of transaction price of product y and z. समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इसने x और y और z का आपको स्टैंडर्ड ऑन प्राइस दे दिया और साथ साथ बोल दिया कि y और z हम जनरली एक साथ बेचा करते हैं, जिसका कॉम्बो प्राइस है आपका 50,000 रुपये का। कह रहा है एलोकेटिंग आ डिस्काउंट, ये क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करने को कह रहा है। ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करो इन वन और मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में आपको एलोकेट करना है। द एंटिटी ने एंटर करा कॉन्ट्रैक्ट में, तीनों प्रोडक्ट बेचेगी कंपनी और सामने से कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए, जो कि आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है। द एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर ये डिलीवरी करेगी या जैसे भी इसको देगी। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, और प्रोडक्ट वाई एंड जेड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि एक तो बात ये कह रहा है द एंटिटी विल सेटिस्फाई द सेटिस्फैक्शन बेसिस के बारे में कह रहा है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन बेसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्या था उसमें कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होती है, जब गुड ट्रांसफर हो जाता है। जब गुड ट्रांसफर हो जाता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब चीज़ें थी कि भाई रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर हो जाना चाहिए, कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होता है कि भाई ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की बात करी थी हमने यहाँ पर, सारी चीज़ें समझी थी। और एक जो बात थी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कि भाई जनरली कंट्रोल इज ट्रांसफर ऑन एनी फॉलोइंग गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट इन टाइम या सेटिस्फाइड ओवर टाइम। उसके बाद कुछ कंडीशन थी, है ना। तो अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, देखो अब और अच्छे से क्लैरिटी होगी। क्या कह रहा था ये, द एंटिटी विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। कह रहा है हर एक प्रोडक्ट एक्स वाई जेड का अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर, अलग अलग पॉइंट इन टाइम पर वो डिलीवर करेगा उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कंट्रोल जो ट्रांसफर हो सकता है या तो पॉइंट इन टाइम या तो सेटिस्फाई ओवर टाइम। ये पॉइंट इन टाइम की बात कर रहे हैं, एक साथ सारा प्रोडक्ट दे देने का। ठीक है, पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पॉइंट इन टाइम अलग अलग है अगर तीनों प्रोडक्ट का, तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग, तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग पॉइंट इन टाइम है, तो हम तीनों को अलग अलग कंसीडर करेंगे। और कह रहा है या तो ये समझो कि एक्स और वाई और जेड का जो है एक साथ हम डिलीवर कर रही है, एक साथ उसका सेम पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या करना है, और डिफरेंट है तो क्या करना है, वो अभी हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन से। और क्लास में डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ऑफ प्राइस टू प्रोडक्ट वाई और जेड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया है, अब हम सॉल्यूशन से इसको एक बार समझ लेते हैं। आइए देखिए, तो केस ए है ये हमारा, जिसमें हमें ट्रांजैक्शन प्राइस दे रखा है 1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन प्राइस है, हमें इसको एलोकेट करना है। एलोकेट किस रेशियो में करेंगे हम, स्टैंडर्ड ऑन प्राइस की रेशियो में। तीनों का स्टैंडर्ड ऑन प्राइस दे रखा है, एक का 50,000, 25,000 और 45,000 रुपये दे रखा है, और इन दोनों का कॉम्बो कितना है 50,000। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। कह रहा है रेशियो ऑफ एलोकेशन क्या रहेगी, ग्रुप 1 कॉम्बो बेस्ड रेशियो। कॉम्बो बेस्ड रेशियो क्या है आपकी, एक्स को 50,000 और वाई और जेड को मानो 50,000। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्राइस है 1 लाख रुपए आपका, है ना। तो कह रहा है 1 लाख में ऐसे नहीं एलोकेट करना कि भाई 50,000 बाई 1,20,000, 25,000 बाई 1,20,000, 45,000 बाई 1,20,000। कैसे करना है, अगर कॉम्बो दे रखा है तो पहले आप कॉम्बो के बेसिस पे आप लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 लाख है उसको इसको 50,000 मानना है और इन दोनों को एक साथ कंबाइंड 50,000 मानना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसमें कितना एलोकेशन हो जाएगा ट्रांजैक्शन प्राइस का, 50%, है ना, 50,000। तो उसके बाद अंदर की जो रेशियो है ना 25,000 और 45,000, उस हिसाब से इसको बांटना है। ठीक है, लॉजिकल है बिल्कुल चीज़, है ना। तो देख लेते हैं कैसे कर रखा है इसने। एक्स का था 50,000, वाई और जेड का भी था 50,000। तो एक्स को कितना एलोकेट होगा, 1 लाख में से 50,000 के हिसाब से स्टैंडर्ड प्राइस रेशियो आपकी ये रही। ठीक है, ये ऐसे भी रेशियो बन रही है आपकी, और ये ट्रांजैक्शन प्राइस है 50,000, इसको एलोकेट कर दिया। वाई और जेड में कितना एलोकेट करेंगे, वाई और जेड में एलोकेट करेंगे हम उस दोनों का कॉम्बो मानोगे 50,000। लास्ट वाला जो नोट था उसका ये समझा रहा है, लास्ट वाले नोट के हिसाब से करना है इसको। अभी हमने देखा था ना पीछे से नोट कि भाई एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्राइस कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर कभी आपको एक ग्रुप का पीओ का पता चल सकता है, आप ग्रुप मतलब जैसे वाई और जेड एक ग्रुप है, ग्रुप का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का प्राइस आपको पता चल रहा है, देन एसएबी शुड बी बेस्ड ऑन ग्रुप प्राइसेस। ग्रुप के बेसिस पे आपको एसएबी को आपको एलोकेट करना है, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है। दिस प्राइस विल लेटर बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एसएबी ऑफ इंडिविजुअल गुड्स।
कह रहा है पहले तो ग्रुप प्राइसेस के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दो, उसके बाद जो आंसर आया आपको फिर इंडिविजुअल जो वाई और जेड है उनके जो स्टैंडर्ड प्राइसेस रहे हैं उनके हिसाब से आप उसको एलोकेट करोगे नेक्स्ट वाले प्राइस को। ठीक है, यहाँ पर भी यही कर रखा है इसने, देखने में बड़ा सिंपल सा है। 1 लाख रुपए थे, 50,000 यहाँ इन दोनों का स्टैंडर्ड प्राइस हमने ये लिया। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड प्राइस के रेशियो पे एक्स को भी एलोकेट कर दिया, वाई प्लस जेड को भी एलोकेट कर दिया। अब वाई प्लस जेड के हिस्से में कितने रुपए आए होंगे? 50,000। अब इस 50,000 को वाई प्लस जेड की स्टैंडर्ड प्राइस की रेशियो पे एलोकेट करना है, तो ये हमने एलोकेट कर दिया। 50,000 को हमने कैसे किया, निकाला कैसे होगा? 50,000 इंटू 25,000 बाई 70,000 और 45,000 बाई 70,000। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। आपका एक्स का भी प्राइस, हम तीनों का आ गया प्राइस आपका, ये एक्स का आ गया, ये वाई का आ गया, ये जेड का आ गया। ठीक है, तीनों का प्राइस आ गया आपका। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं, अच्छा ये केस कौन से वाला था? केस वाला था कि अगर डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पर आप इसको सेटिस्फाई करते हो, अगर सेम पॉइंट इन टाइम पर करते हो तो क्या करेंगे हम? सेम पॉइंट इन टाइम पर करते हैं तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है, आपका वाई प्लस जेड का 50,000 और एक्स का 50,000, दैट्स इट, खत्म हो गया यहाँ पर। इस केस में आपको ये सब जो पीछे झमेला कर रहा है हमने यहाँ पर इस चीज़ में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे हमने इस चीज़ को एलोकेट करा है। यहाँ पर तो आपको अगर सेम पॉइंट इन टाइम में वाई प्लस जेड करते हो तो आपको कुछ जाने की जरूरत ही नहीं अंदर, एक साथ डिलीवर हो रहे हैं तो 50,000 इनका जो प्राइस है उसी को ही आप इसको मान लोगे कि हाँ टोटल इतना ही है इनका, जो इनका रेवेन्यू जो है 50,000 एक साथ आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग क्यों करा? क्योंकि डिलीवर अलग अलग टाइम पर कर रहे हैं, तो इसका रेवेन्यू अलग टाइम पर रिकॉग्नाइज होगा, इसका अलग टाइम पर रिकॉग्नाइज होगा, इसका अलग टाइम पर रिकॉग्नाइज होगा। है तो टोटल 50,000 ही है, तो टोटल 50,000 ही, बट अलग अलग टाइम पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग पॉइंट इन टाइम है। यहाँ पर एक साथ था तो इसमें करने की क्या आवश्यकता है? एक साथ 50,000 रिकॉग्नाइज हो, 50,000 करना है। ट्रांजेक्शन प्राइस तो आपका 1 लाख ही है, 1 लाख में से 50,000 तो एक्स का ही है, बाकी 50,000 था वाई और जेड का। और तो अगर आपको एक साथ डिलीवर कर रहे हो तो एक साथ 50,000 रुपये आप लिख दो रेवेन्यू, सिंपल। ठीक है, अब पार्ट बी देखते हैं इसका, रेजिडुअल अप्रोच कैसे लगानी है। इसमें क्या कहते हैं? एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड एज डिस्क्राइब्ड इन केस ए। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इंक्लूड्स अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट अल्फा। Total consideration in contract is 1,30,000. Stand-on price of the product alpha is highly variable because the entity sell product alpha to different customer for brand name of amount 15,000 से लेकर 45,000. Determine the stand-on price of product X, Y, Z and alpha using the residual approach. तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है X, Y, Z तो डिलीवर करनी है, उसके साथ एक अल्फा प्रोडक्ट को भी डिलीवर करना है। ठीक है, और क्या कहता है, अब हमारा जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगा अब 1,30,000 हो जाएगा। ठीक है, और अब प्रोडक्ट अल्फा के बारे में कुछ कह रहा है, कह रहा है जो स्टैंडर्ड प्राइस है फॉर प्रोडक्ट अल्फा इज हाईली वेरिएबल। वेरिएबल मतलब फ्लक्चुएट करता है बहुत ज़्यादा, 15,000 से लेकर 45,000 के बीच में रेंज है एक। बिकॉज द एंटिटी सेल द प्रोडक्ट 15,000 से लेकर 45,000, जिस तरह से कस्टमर पे है भाई, कस्टमर कितने दे सकता है, बट कंपनी 15,000 से लेकर 45,000 के बीच में इसको बेच देती है। तो कह रहा है डिटरमाइन करो, क्या डिटरमाइन करें? स्टैंड ऑन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई जेड एंड अल्फा यूजिंग द रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच लगानी है। रेजिडुअल अप्रोच कब लग सकती है? जब आपको मान लीजिए यहाँ पर 4 आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 4 में से 3 का आपको पता है, 4 में से 3 का आपको पता है। ठीक है, स्टैंड ऑन प्राइस पता है, चौथे का नहीं पता, तो चौथे का क्या करना है वो हम ये नोटबुक से देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर क्या है, आपको 3 का पता था, एक्स का पता है, वाई का पता है, जेड का पता है, तो यहाँ पर पता आपको ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल है 1,30,000 ट्रांजैक्शन प्राइस। अब आप देखो बैलेंस शीट फिगर क्या बच रही है, रेजिडुअल अप्रोच है ना, रेजिडुअल कितना बच रहा है? 30,000 को इसको एलोकेट कर देंगे ट्रांजैक्शन प्राइस पे। 30,000 एलोकेट कर सकते हो, तभी एलोकेट कर सकते हो जब ये रेंज में आ रहा हो। रेंज कौन सी? जिस रेंज में इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, जिस रेंज में इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है उस रेंज में ये आना चाहिए। क्या उस रेंज में आ रहा है? ये 15 से 45 के बीच में आ रहा है 30,000, हाँ आ रहा है, तो आप इसको ये एलोकेट कर सकते हो 30,000। ठीक है, अब हमने देख लेते हैं, अब नोट भी पीछे से हमने नोट जो पढ़ा था अब वो वाला नोट भी समझ आ जाएगा। कह रहा है एंड रेजिडुअल वैल्यूज एंड सच रेजिडुअल वैल्यू फॉल्स विद इन रेंज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सच गुड। जो रेजिडुअल वैल्यू है ना जैसे 30,000, वो फॉल करनी चाहिए विद इन द रेंज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सच गुड। अब समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा था? तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो इसका प्रोडक्ट है वो है 15,000 से 45,000, जिसकी रेंज में ये फॉल कर रहा है। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो तो रिमेन सेम एज इन केस ए। केस ए में जो हमने एलोकेशन देखा है ना एक्स वाई जेड का, अगर डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पर है तो एक्स को 50,000, इसको 17,000 समथिंग और 32,000 समथिंग, तो यहाँ पर ऐसे एलोकेट करना है इसको। ठीक है, अब हम आते हैं केस सी पर। केस सी में क्या करना है? रेजिडुअल अप्रोच इज इनएप्रोप्रिएट। क्या कहते हैं? द सेम फैक्ट्स एज इन केस बी अप्लाइज टू केस सी एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस 1,05,000 इंस्टेड ऑफ 1,30,000। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस 1,05,000 हो गया तो क्या फ़र्क हो गया? क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत थोड़ी ना, कि वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आ रहे थे हम, सिर्फ एक ही जगह फ़र्क पड़ेगा। टोटल तो आपका 1,05,000 है, आप कह रहे हो कि बैलेंसिंग फिगर 5,000 मैं इसमें एलोकेट कर दूँ। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर 5,000 क्या इसकी रेंज में फॉल करती है? रेंज है इसकी 15,000 से 45,000? नहीं,
इतने कम में तो हम बेचेंगे ही नहीं, इतना कम थोड़ी ना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। 15,000 से 45,000 तो हमारी रेंज है। अब इसको 5,000 थोड़ा ना दिखा देंगे हम यहाँ पर, 5,000 में चलो बेच देते हैं, नहीं। कि ट्रांजैक्शन प्राइस है आपका 1,05,000। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है कि आपकी रेंज में फॉल नहीं करती, तो आप कौन सा अप्रोच लगाते हो, MAA लगाते हो या फिर कॉस्ट प्लस मार्जिन लगाते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइस एलोकेटेड टू अल्फा इज आउटसाइड रेंज ऑफ सेलिंग प्राइस, देखिए ना, एंड हेंस एलोकेशन टू अल्फा विल बी मेड बेस्ड ऑन MAA और कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। सिंपल सी चीज़ थी, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको चेक करनी होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे थे ना, जितने भी पॉइंट लिखे थे, सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है कि आपको ना कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस दे रखे हैं कि भाई जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस दे रखा है यहाँ पर कि भाई 50,000, 17,500, 32,500, टोटल हो गया 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कोटेड प्राइस है। कोट करते हैं ना प्राइस, तो वैसा कोटेड प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस है जो आपको मिलेंगे 50,000 फॉर X, 17,500 फॉर Y, 32,500 फॉर Z, टोटल 1,00,000 रुपया मिलेगा आपको। कोटेड प्राइस है, ठीक है। कोटेड प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, ठीक है। और जनरली जो कंपनी बेचती है, ये तो आपका और कंपनी के बीच में जो हुआ है डील हुआ है कि हाँ इतने इतने रुपए देंगे, बट जनरली कंपनी जो बेचती है ना, वो स्टैंड ऑन प्राइस है कंपनी का 50,000 लेती है कंपनी X के, आपसे भी 50 ही लिए, और इन दोनों का कॉम्बो बेचती है वो 50,000 में, जिसमें से ऐसा कुछ रहता है 17-32 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। 17-32 ऐसा कुछ रहता है। तो अब आपको क्या देखना है, ये तो हो गया आपका जनरल, कंपनी जो जनरली बेचती है मार्केट में, ऐसा कुछ बेचती है वो, ठीक है। और ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, कोटेड है, ठीक है। जो कोटेड आपको करा है, कोटेड कंपनी ने ऐसा कोट करा है, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है आपको, आपने ये देखना है जो आपको एलोकेटेड कोटेड प्राइस है, एलोकेटेड कोटेड प्राइस है जो आपके लिए यहाँ पर, क्या ये सिमिलर है स्टैंड अलोन प्राइस के। ये जो कोटेड प्राइस है, क्या ये स्टैंड अलोन प्राइस के सिमिलर है। सिमिलर मतलब लगभग सेम है क्या, लगभग सेम ही लग रहा है। देखो 50,000 ये 50,000, 17,500 यहाँ 17,000 है, यहाँ 32,500 यहाँ 32,000 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो लगभग सेम है ना। तो ये है आपका टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस आपको दे रखा है यहाँ पर। तो एक चीज़ याद रख लेना कि जो एलोकेटेड आपका कोटेड प्राइस है, अगर ये क्वाइट सिमिलर है स्टैंड अलोन प्राइस के, स्टैंड ऑन प्राइस को जैसे बांट रखा है और आपने जैसे कर रखा है, ये अगर क्वाइट सिमिलर है ना, तो आपको जैसे अभी आपने एलोकेट करा ना, एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है, एलोकेशन करना ही नहीं है। अभी जैसे हमने पीछे सीखा ना, एलोकेशन करना पड़ेगा, अगर ऐसा रहेगा तो आपको ये वाला अप्रोच लगाना, नहीं तो ये वाला अप्रोच लगाना है, तो आपको एलोकेशन नहीं करना पड़ेगा अगर ये क्वाइट सिमिलर है तो। अभी सिर्फ सुन लो, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे समझ आएगा ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट। पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। अभी सिर्फ आप सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। एलोकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन कोटेड प्राइस विल गिव नॉट कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। एलोकेशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब कोटेड प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट ना दे, ठीक है। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। आगे कहता है एप्लीकेशन, एलोकेशन के कुछ रूल्स बताता है। एलोकेशन के क्या रूल्स हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई करो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस एंड कोटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर ईच PO। हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए आइडेंटिफाई करो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस भी और कोटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी, ठीक है, कर लेंगे। इफ़ दीज आर क्वाइट सिमिलर, अगर वो दोनों सिमिलर हैं जो ऊपर देखा अभी हमने, एंड विल नॉट गेट डिस्टॉर्टेड रिजल्ट, मतलब क्या है इसका, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोटेड प्राइस विल गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, देन इग्नोर जनरल एलोकेशन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फॉलो कोटेड प्राइस, ठीक है। ये कुछ कह रहा है ऐसा, अभी हम ऐसा समझ आएगा, अभी क्वेश्चन के जरिए समझ आएगा। अभी जो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है इफ सच कोटेड प्राइस आर नॉट नियर टू एलोकेटेड प्राइस देन अप्लाई जनरल एलोकेशन रूल्स एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो क्वेश्चन नंबर है 61, फटाफट उस पर ही चलते हैं हम, चलिए जल्दी से करते हैं। इस क्वेश्चन को दिखने में बड़ा है लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसेस, लाइसेंस A and B, which the entity determines to represent 2 performance obligation, each satisfied at a point of time. The standalone price of license A and B are 16 lakh and 20 lakh respectively. The entity transfer license B at inception of contract and transfer license A 1 month later. अब एक केस A आता है पहले, ठीक है। अभी तक का समझ आया। क्या कह रहा है, एन एंटिटी एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फॉर 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसेस। तो 2 लाइसेंस की बात हुई है हमारी, लाइसेंस A और लाइसेंस B की, ठीक है। जो कि एंटिटी कहती है कि ये तो हमारे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जिसको हमने अलग अलग पॉइंट इन टाइम पर देना है, ठीक है। स्टैंड ऑन प्राइस लाइसेंस A का है 16 लाख और लाइसेंस B का है 20 लाख। द एंटिटी ट्रांसफर लाइसेंस B एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। B को पहले ट्रांसफर कर दिया, A को 1 महीने बाद ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है वेरिएबल कंसिडरेशन एलोकेटेड एंटायरली टू 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा पढ़ लेते हैं क्या बात है।
कह रहा है द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइसेंस ए इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट 16 लाख। कह रहा है लाइसेंस ए के लिए जो हमने प्राइस लिखा है वो तो फिक्स्ड अमाउंट है 16 लाख रुपए। एंड फॉर लाइसेंस बी द कंसिडरेशन इज 3% ऑफ द कस्टमर फ्यूचर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यूज लाइसेंस बी। कह रहा है लाइसेंस ए के लिए तो 16 लाख फिक्स है, लेकिन लाइसेंस बी के लिए ना कह रहा है 3% इसके लिए मिलेगा, 3% ऑफ फ्यूचर सेल ऑफ प्रोडक्ट कंपनी यूज़ करेगी लाइसेंस बी। सामने वाला कंपनी जो है लाइसेंस जो कस्टमर है लाइसेंस बी को यूज़ करेगा और जो भी उसकी सेल रहेगी उसका 3% जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन, अब एलोकेशन कैसे करें? द एंटिटी एस्टिमेट्स इट्स सेल बेस्ड रॉयल्टीज दैट इज वेरिएबल कंसिडरेशन टू बी 20 लाख। ठीक है, कंपनी ने एस्टिमेट करा है, क्या कर रहा है? एस्टिमेट। एलोकेशन का देखो, एलोकेशन तो करना पड़ेगा ना। एलोकेशन के लिए कंपनी ने क्या कर रही है? कंपनी एस्टिमेट कर रही है। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा था? ऊपर स्टैंड अलोन प्राइस दे रखा था। स्टैंड अलोन प्राइस दे रखा था, किसका स्टैंड अलोन प्राइस? लाइसेंस ए और लाइसेंस बी का 16 लाख और 20 लाख जो है ना वो था स्टैंड अलोन प्राइस। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही समझना है। स्टैंड अलोन प्राइस दे रखा था 16 लाख और 20 लाख और नीचे आगे कहता है कि देखो लाइसेंस ए का तो फिक्स है बट लाइसेंस बी का ना हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 3% ऑफ कस्टमर्स फ्यूचर सेल। 3% मिलना है कस्टमर फ्यूचर सेल का। तो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, एलोकेशन के पर्पस के लिए हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये सेल बेस्ड रॉयल्टी के हिसाब से हम इसको माने तो ये 20 लाख रुपए में मिलेंगे। तो कह रहा है कि एलोकेट करो ट्रांजेक्शन प्राइस, एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस। पर केस जो है ना इसमें सारा का सारा जो आपका वेरिएबल कंसिडरेशन है, जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो कह रहा है कि ये आपका लाइसेंस बी पे एलोकेट करना है। आपको वेरिएबल कंसिडरेशन को आपको लाइसेंस बी पे एलोकेट करना है। ठीक है, अब इसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ते हैं, देखो वहाँ से अंडरस्टैंडिंग होती है बढ़िया। आओ देखें क्या कहता है। कह रहा है द एंटिटी कंक्लूड्स दैट द क्राइटेरिया फॉर मेट द फॉलोइंग रीजन। क्या है ऊपर का? ये कह रहा था कि भाई टू एलोकेट द ट्रांजेक्शन बाय द एंटिटी कंसीडर्स द क्राइटेरिया इन पैराग्राफ 18 बेकार की चीज द एंड कंक्लूड्स दैट द वेरिएबल कंसिडरेशन शुड बी एलोकेटेड एंटायरली टू लाइसेंस बी। ये ऐसे ही नीचे से पढ़ते हैं हम यहाँ से। द वेरिएबल पेमेंट रिलेट्स स्पेसिफिकली टू आउटकम फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर लाइसेंस बी दैट इज कस्टमर सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट यूज लाइसेंस बी। ठीक है, कह रहा है जो वेरिएबल पेमेंट है ना, जो वेरिएबल पेमेंट मिलनी है हमें वो स्पेसिफिकली रिलेट करती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर लाइसेंस बी। तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 61 का, ये देख सकते हो आप यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 61 का ये सॉल्यूशन है, 8 मार्क का ये क्वेश्चन है, एमटीबी में आया था ये। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है, इसका नीचे मैं आपको दे दूंगा। बट यार आई जस्ट वांट कि हम ना इसका सॉल्यूशन बुक से करें एक बार। बुक से जो आईसीए का लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, इसलिए मैं इस पर पूरा फोकस दूंगा, अच्छे से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप भी पूरी कोशिश करना है कि आपको समझ आए। हालांकि अंदर कुछ है नहीं ऐसा, जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड ही है, बट आप इसको पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे। तो हम इसका ना बुक से सॉल्यूशन करते हैं, बाद में आप इसका नोट्स मैं दे दूंगा, आप इसमें से पढ़ लेना। आपको ये तो काफ़ी लैंग्वेज ईजी है सर की, बट हम एक बार बुक से पढ़ते हैं कि आईसीए लैंग्वेज क्या लिखवा था, हमें वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आज वाला जो क्वेश्चन हम बुक से करेंगे। ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज आपको सिमिलर दिखेगी, तो हम बुक से करते हैं क्वेश्चन, और आप बाद में जब पेपर में लिखोगे तो आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट जो भी आउटकम रहेगा ना, जो सामने वाला लाइसेंस बी को यूज़ करेगा उसका आउटकम जो रहेगा उसके हिसाब से हमें वेरिएबल पेमेंट मिलेगी। ठीक है, लाइसेंस बी, स्पेसिफिकली लाइसेंस बी की बात करें है ना, लाइसेंस बी को यूज़ करके जो उसकी सब्सिक्वेंट सेल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एलोकेटिंग द एक्सपेक्टेड रॉयल्टीज अमाउंट ऑफ 20 लाख एंटायरली टू लाइसेंस बी इज कंसिस्टेंट विद एलोकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 115। अच्छा, आगे देखते हैं। दिस इज बिकॉज द एंटिटीज एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल बेस्ड रॉयल्टी 20 लाख अप्रोक्सीमेट्स द स्टैंड ऑन प्राइस ऑफ लाइसेंस बी एंड द फिक्स्ड अमाउंट इज अप्रोक्सीमेट द स्टैंड प्राइस ऑफ लाइसेंस ए। कह रहा है कि भाई जो 20 लाख रुपए है ना, 20 लाख रुपए आपने एस्टिमेट करा है। देखो ये तो कोइंसिडेंट है कि स्टैंड ऑन प्राइस भी वही है और इसका जो एस्टिमेट है वो भी सेम ही आ रहा है। कह रहा है जो आपका एस्टिमेट है ना, एस्टिमेट जो आपने 20 लाख रुपए लगाया है और जो इसका स्टैंड ऑन प्राइस है वो दोनों सेम है, सिमिलर। हमने तो सिमिलर की बात करी थी बट यहाँ पर तो सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो और 16 लाख भी सिमिलर है। ठीक है, बट हम मेन बात अभी 20 लाख की कर रहे हैं। तो दोनों को, वैसे तो दोनों को ही एलोकेट करना है आपने, दोनों का पूछा इन्होंने, लाइसेंस ए से जो पैसा मिलेगा लाइसेंस बी से, क्योंकि दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो आप पूछा कि एलोकेट कैसे करोगे, तो ये कह रहा है एलोकेटिंग द एक्सपेक्टेड रॉयल्टीज अमाउंट ऑफ 20 लाख एंटायरली टू लाइसेंस बी इज कंसिस्टेंट विद एलोकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 115। अच्छा, कैसे? ये वाला रीजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने पढ़ा ना वहाँ कॉपी से, उसका ही यहाँ पर रीजन दे रखा है। कह रहा था
एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल बेस्ड रॉयल्टी, जो का एस्टिमेट है वो है 20 लाख रुपए। अभी हमें थोड़ा ना पता है कि कितना सेल होगा फ्यूचर में, बट एस्टिमेट करें 20 लाख रुपए होगा जो मिलेगा हमें, सेल बेस्ड रॉयल्टी जो मिलेगी वो 20 लाख मिलेगी, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ लाइसेंस बी के, जो कि है आपका स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ लाइसेंस बी के, जो कि है आपका 20 लाख रुपए, और जो कि और एंड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 16 लाख अप्रोक्सीमेट द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ लाइसेंस है। द एंटिटी एलोकेट 16 लाख टू लाइसेंस है, ठीक है। दिस इज बिकॉज, क्यों करा, because on an assessment of the facts and circumstances relating to both the licenses, allocating to license B some of the fixed consideration in addition to all the variable consideration would not meet the allocation objective of paragraph 17। इसको छोड़ो अभी, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि हम जो फिक्स्ड अमाउंट मिला है हमें 16 लाख रुपए जो कि लाइसेंस ए के लिए मिला है हमें, कि उसमें से कुछ पैसा हम लाइसेंस बी के लिए भी हम एलोकेट कर दे। कह रहा नहीं ये नहीं कर सकते, दिस वुड नॉट मीट द एलोकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैराग्राफ 73, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। फिक्स अमाउंट मिल रहा है आपको, ये आप इन एडिशन टू वेरिएबल कंसिडरेशन, आप सोच रहे हो कि भाई वेरिएबल कंसिडरेशन तो है ही लाइसेंस बी में, और इन एडिशन टू वेरिएबल कंसिडरेशन हम थोड़ा सा फिक्स को भी एलोकेट कर दें, कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे का रीजन कहता है द एंटिटी ट्रांसफर लाइसेंस बी एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, एंड ट्रांसफर लाइसेंस से एट 1 मंथ लेटर, पता है हमें पहले लाइसेंस बी को ट्रांसफर करा जिसपे हमें सेल बेस्ड रॉयल्टी है, फिर लाइसेंस ए को जिसपे फिक्स पेमेंट है। अपॉन द ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस बी, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, the entity does not recognize revenue because the consideration related to license B is in the form of sale based royalty, जो कि variable consideration है, इसलिए अभी इन्होंने recognize नहीं करा इसको। therefore the entity recognize revenue for sale when those are subsequently sale occur, तो कब recognize करेगी, जब सेल हो जाएगी, जो वाला इवेंट हो जाएगा, सेल हो जाएगी तब रिकॉग्नाइज कर लेगी। लाइसेंस, कौन सा लाइसेंस पे बात कर रहे हैं हमें वाली, लाइसेंस बी पे, और लाइसेंस ए का क्या करें, लाइसेंस ए का तो 16 लाख रुपए जो आपने ट्रांसफर करा है उसको आप एलोकेट कर दो, ठीक है। तो ये बात कर रहा था यहाँ पर। अब दूसरा भी पढ़ते हैं, एक बार आप खुद से भी पढ़ना, देखो छोड़ने को छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ है ही नहीं यार इसमें। एक बार आपने वहाँ से पढ़ा, अब यहाँ से पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार तो कुछ है नहीं। हाँ, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि हाँ 20 लाख जो है वो किस एलोकेशन का जो रूल है, अभी हम दोबारा पढ़ेंगे तब समझ आएगा आपको एलोकेशन का क्या रूल था, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में केस ए में क्या था, कॉटेड प्राइस जो था आपके स्टैंड अलोन प्राइस के इक्वल था, जो आपने सोचा आपका एक्सपेक्टेड जो एस्टिमेट है वो आपका स्टैंड अलोन प्राइस के इक्वल था। अब एक और कहता है, कह रहा है केस बी समझो, द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइसेंस इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 6 लाख, ठीक है। केस बी है, केस ए को भूल जाना आप। कह रहा है जो प्राइस स्टेटेड इन लाइसेंस ए है वो है 6 लाख रुपए, एंड फॉर लाइसेंस बी है कंसिडरेशन ऑफ 5% ऑफ द फ्यूचर सेल दैट यूज लाइसेंस बी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या कह रहा है, जो प्राइस हमने स्टेट करा है लाइसेंस ए के लिए अब कितना है, 6 लाख रुपए बस, और लाइसेंस बी के लिए पहले 3 था, 5% हो गया, जो भी फ्यूचर सेल होगी उसका 5% हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी वो एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई 30 लाख रुपए हमें मिलेंगे लाइसेंस बी से, ठीक है। 30 लाख रुपए हमारी कंसिडरेशन रहेगी। अब एलोकेट करना है आपको। अब देखो भाई, जो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि यार पहले 16 लाख रुपए थे, और यहाँ पर आप देखो 20 लाख, 16 लाख तो चलो फिक्स था, लेकिन जो 20 लाख रुपए थे ऊपर वाले केस ए में, वो 20 लाख रुपए लगभग इक्वल थे। यहाँ पर एंटिटी का एस्टिमेट था 20 लाख रुपए का, वो लगभग इक्वल था स्टैंड अलोन प्राइस का, इसलिए हमने कहा था कि एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है। हमने वहाँ पर भी यही पढ़ा था कि भाई अगर इक्वल हो दोनों तो आपको एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पर लग भी रहे ठीक, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 लाख रुपये तो आपका फिक्स्ड अमाउंट है और 30 लाख रुपए लाइसेंस बी के लिए मिलेंगे, है ना। और इसलिए यही रीजन था, यहाँ पर हमने जो नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ा था ना, इस पैराग्राफ में यही तो कह रहा था कि भाई जो लाइसेंस ए के लिए आपने 16 लाख लगाए हैं, क्या इसमें से आप थोड़ा सा वेरिएबल कंसिडरेशन में से भी लगाओगे क्या कुछ पैसा? नहीं लगा सकते ना। क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ से देखो इसको क्या कह रहा था, द एंटिटी एलोकेट 16 लाख टू लाइसेंस ए, दिस इज बिकॉज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू बोथ लाइसेंसेस। ठीक है, हमने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस दोनों लाइसेंस के देखे। एलोकेटिंग टू लाइसेंस बी सम ऑफ द फिक्स कंसिडरेशन इन एडिशन टू ऑल द वेरिएबल कंसिडरेशन वुड नॉट बी द एलोकेशन ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि एलोकेशन एक मतलब लाइसेंस ए का जो था हमारा 16 लाख रुपए, उसमें से कुछ पैसा क्या हम लाइसेंस बी में भी रेवेन्यू बुक कर दे लाइसेंस बी के लिए? नहीं। कह रहा है क्यों नहीं बुक करना? क्योंकि एलोकेशन ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, ये रीज़न दिया था इसने कि लाइसेंस बी में आप जब वेरिएबल है तो आप उसमें फिक्स नहीं डाल सकते। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे वाले पे आंसर पे आ जाते हैं। एक बार देखते हैं कि इसमें आंसर में लिखा क्या है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं सीधा। इन अप्लाइंग द क्राइटेरिया द एंटिटी कंक्लूड्स दैट even though the variable payment relates specifically to the outcome from the performance obligation to transfer license B, that is customer subsequent sale of product you to use license B, allocating the variable consideration entirely to license B would be inconsistent
with the principle of allocating the transaction price. Allocating 6 lakh to license A and 3 lakh to license B does not reflect the transaction price. Does not reflect a reasonable allocation of transaction price on the basis of standalone prices of license A and B, that is 16 and 20 lakh. Consequently, the entity applies द जनरल एलोकेशन रिक्वायरमेंट, जो कि हमारे क्वेश्चन में था, ये वाले मतलब कॉन्सेप्ट में ये बात कह रहा है। अब मैं दोबारा समझाता हूँ आपको कि बोल रहा क्या चाह रहा है। ये चीज़ आपको तो नहीं भूलनी जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा था, वहाँ तक कि कॉटेड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस अगर सिमिलर हैं तो एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है तो आपको ये कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकते, तो आपको एलोकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अगर सिमिलर है तो एलोकेशन की जरूरत नहीं है, अगर सिमिलर नहीं है तो एलोकेशन की जरूरत है। अब यहाँ पर क्या कहता है, क्या लगता है आपको सिमिलर है? कहाँ 6 लाख और कहाँ 16 लाख? यहाँ तो ये 6 लाख कह रहा है, वहाँ स्टैंडर्ड प्राइस 16 लाख है, तो सिमिलर तो हुए नहीं है, तो मतलब यहाँ एलोकेशन की जरूरत तो पड़ेगी। यही बात है यहाँ पर कह रहा है। दोबारा से देखते हैं, कह रहा है एंटिटी कंक्लूड्स दैट इवन दो द वेरिएबल पेमेंट रिलेट स्पेसिफिकली टू द, कह रहा है कि वेरिएबल पेमेंट जो है वो स्पेसिफिकली आउटकम ऑफ लाइसेंस बी से ही रिलेट करती है। जो भी लाइसेंस बी दे के उसका आउटकम आएगा सेल, उसके हिसाब से आपको वेरिएबल पेमेंट मिलेगी। बट एलोकेटिंग द वेरिएबल कंसिडरेशन एंटायरली टू लाइसेंस बी वुड बी इनकंसिस्टेंट। ऑब्वियसली भाई 3 से 5% भी तो हो गया, पहले 3% था 5% है, ये इनकंसिस्टेंट है विद द प्रिंसिपल ऑफ एलोकेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। आगे कहता है एलोकेटिंग 6 लाख टू लाइसेंस ए एंड 30 लाख टू लाइसेंस बी डज नॉट रिफ्लेक्ट अ रीजनेबल एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड प्राइसेस। भाई आप कह रहे हो कि 30 लाख रुपए बी में दिखा दूं और मैं ए में दिखाऊंगा आपका 6 लाख रुपए, ये कोई बात नहीं हुई। ये तो स्टैंडर्ड प्राइस तो आपका 16 और 20 है, ये तो कहाँ सिमिलर ही नहीं हुए, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, जनरल एलोकेशन रूल लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देन टू एंटिटी एलोकेट्स ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 6 लाख टू लाइसेंस ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंड अलोन प्राइजेस 16 लाख और 20 लाख। ठीक है, 6 लाख को तो आपने कैसे बांटना है? 6 लाख को बांटना है 16 लाख और 20 लाख के हिसाब से बांटना है, सिंपल। आगे कहता है द एंटिटी ऑल्सो एलोकेट्स द कंसिडरेशन रिलेटेड टू सेल बेस्ड रॉयल्टीज ऑन अ रिलेटिव स्टैंड ऑन प्राइसेस बेसिस। इसके साथ साथ जो आपकी सेल बेस्ड रॉयल्टी है उसको भी किस हिसाब से बांटना है? स्टैंडर्ड प्राइसेस के बेसिस पे। ऑब्वियसली वो आपको जब बेचोगे प्रोडक्ट तब आप मतलब कंपनी जब प्रोडक्ट बेचेगी तब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो रिवेन्यू, बट बता रहा है कि जो भी रिकॉग्नाइज करोगे उसको आप स्टैंडर्ड प्राइसेस के बेसिस पे करोगे, जो वेरिएबल कंसिडरेशन है उसका भी। हाउएवर व्हेन एन एंटिटी लाइसेंसेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन विच कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सेल बेस्ड रॉयल्टी द एंटिटी कैन नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, बात हो गई, अंटिल द लेटर फॉलोइंग इवेंट्स, जो भी इवेंट्स सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकर नहीं होते तब तक। ठीक है, लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बस। लाइसेंस बी इज ट्रांसफर टू द कस्टमर एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइसेंस ए ट्रांसफर 3 मंथ लेटर। अच्छा पता ही था ये तो हमें। व्हेन लाइसेंस बी इज ट्रांसफर्ड द एंटिटी रिकॉग्नाइजेस एज रेवेन्यू इतना। जब लाइसेंस बी ट्रांसफर हुआ तो कितना रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू? 6 लाख 20 लाख बाय 36 लाख एस स्टैंडर्ड प्राइसेस के बेसिस के रेशियो पे इन्होंने एलोकेट कर रखा है। को जो फिक्स्ड अमाउंट मिला था लाइसेंस ए के लिए 6 लाख रुपए, लाइसेंस ए के लिए जो फिक्स्ड अमाउंट 6 लाख रुपए मिला था, इन्होंने वो दोनों जब भी पॉइंट इन टाइम पर सेटिस्फाई हो रहे हैं लाइसेंस ए भी लाइसेंस बी भी, दोनों में एलोकेट कर रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडअलोन प्राइस का रेशियो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब हम ना एक बार दोबारा से वाला पढ़ते हैं। क्या कह रहा था? एलोकेटेड कॉटेड प्राइस देखो, आर दिस क्वाइट सिमिलर टू एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस देन जनरल एलोकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जो हम एलोकेशन करते हैं वो रिक्वायरमेंट नहीं है, जो फर्स्ट केस था। और अगर ऐसा नहीं है, एलोकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन कॉटेड प्राइस डज नॉट गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट, जो सेकंड केस था आपका। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। कह रहा है आइडेंटिफाई करो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है एंड कॉटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या कहना चाह रहा है? आइडेंटिफाई करो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस एंड कोटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कोटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? जो केस ए में दे रखा था आपको, जो कि था आपका 16 लाख और जो 3% था, 16 लाख प्लस 3% ऑफ फ्यूचर सेल, वो था आपका कोटेड आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इफ दीज आर क्वाइट सिमिलर एंड एप्लीकेशन ऑफ कोटेड प्राइस विल गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर ये सिमिलर हैं दोनों और जो कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल सकता है आपको, देन इग्नोर जनरल एलोकेशन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फॉलो कोटेड प्राइस। फॉलो कोटेड प्राइस का क्या मतलब है? जो आपका है जनरल एलोकेशन नहीं करना आपको, वो जो करते थे स्टैंड ऑन प्राइसेस के बेसिस के रेशियो पे, आपको फॉलो करना है कोटेड प्राइस जो दे रखा है आपका 16 लाख प्लस 3%। कहता है इफ सच कोटेड प्राइस आर नॉट नियर टू एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस देन अप्लाई जनरल एलोकेशन, जो कर रही था हमने केस बी में। ठीक है, तो अब हमारा बचता है जो टॉपिक, वो एक टॉपिक बचता है हमारा, जो कि है
सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, एक ये बचता है और एक 3-4 छोटे छोटे से पॉइंट है, ठीक है। ये जो नीचे 3-4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे से पॉइंट रहते हैं और एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला पॉइंट रहता है, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो, आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और ये आपको जो सारे नोट्स हैं आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। और भी सर ने बीच में जो क्वेश्चंस करा रहे होंगे छोटे मोटे, उसके भी मैं आपको क्वेश्चन भी और उसके सोल्यूशन भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि फ्यूचर में भी आपको ये वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।